हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार आपको ज्ञान विज्ञान के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एस्केरेटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें जितने भी भाग छूट गए थे इस चैप्टर का इस लेक्चर में कवर कर दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर से आपको क्वेश्चन मेन इसी लेक्चर से आएगा, आपको क्वेश्चन वो सब डाटा याद करने वाला चीज था। और यह लेक्चर आपको कंसेप्चुअल मिलेगा। इसमें आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिलेंगे जो कि आपको समझने लायक है। वो कंसेप्ट हम आपको एकदम क्लियर करा दूंगा, मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं लगेगा कि एकदम क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो कल हम लोग कितना टॉपिक कर लिए थे? पिछले लेक्चर में हम आपको होम्योस्टेसिस बताए थे कि होम्योस्टेसिस क्या है। उसके बाद हम लोग आपको बताए थे एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट की कौन कौन सा हम वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। उसके बाद हम लोग बताए थे मोड ऑफ एस्किरेशन बताए थे। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ एस्केरेटरी स्ट्रक्चर बताए थे कि कौन कौन सा जीव में कौन कौन सा एस्केरेटरी ऑर्गन होता है। फिर ह्यूमन एस्केरेटरी सिस्टम पढ़ाए थे। उसमें हम आपको किडनी बताए थे। क्या बताए थे? किडनी बताया। तो उसके बाद हम नेफ्रॉन बताए थे जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट था। उसके बाद हम आपको बताए थे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यहां तक हम आपको कल करा दिए थे। आज हम लोग यानी कि पिछले लेक्चर में हम आपको 1 से 8 टॉपिक हम कराए थे। उसके बाद जितने टॉपिक बचे हैं जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसके बाद पढ़ाएंगे जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ किडनी पढ़ाएंगे, मिक्चुरेशन पढ़ाएंगे यानी कि मूत्रण, एसेसरी एस्केरेटरी ऑर्गन पढ़ाएंगे और डिसऑर्डर पढ़ाएंगे। इतना टॉपिक आज का लेक्चर में आपको कराया जाएगा। अब यही लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। तो ये सब हम आपको कल करा दिए थे, तो हम आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं जो इस लेक्चर में कराया जाएगा, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन। क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। लूप्स ऑफ हेनले। लूप्स ऑफ हेनले में कितना बताए थे? 2 बताए थे। एक डिसेंडिंग होगा, एक एसेंडिंग होगा। डिसेंडिंग में वाटर के लिए परमिएबल होता है और एसेंडिंग में NaCl के लिए परमिएबल होता है। उसके बाद DCT होता है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आएगा। कहां तक बता दे थे? हाँ, ट्राइगोन बताए थे। यहां से बताना यूरिन फॉर्मेशन। क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। इससे पहले हम आपसे एक दो चीज पूछते हैं। किडनी का क्या काम है? हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे किडनी के बारे में। तो किडनी का काम क्या था? किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करना। क्या काम था? ब्लड को साफ कर रहा था, सिंपल रूप से साफ करना। ब्लड को साफ कर रहा था तो ब्लड में से कुछ तो निकाल रहा होगा। तो जो कुछ निकाल रहा था उसी को हम क्या कह रहे थे? यूरिन। क्या कह रहे थे? यूरिन। तो यूरिन में क्या क्या हो सकता है? तो यूरिन में होगा यूरिया, यूरिक एसिड होगा एंड वाटर होगा। मेन यही कंपोनेंट होता है और यही सब तीनों मिलके क्या बनाएगा? यूरिन बनाएगा। तो हम यूरिन फॉर्मेशन में आपको पढ़ाएंगे कि यूरिन पहले है क्या। व्हाट इज यूरिन? यूरिन बना रहे हैं तो यूरिन है क्या? तो यूरिन में पहले क्या क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अधिक मात्रा में जो वाटर होता है वो एक होता है। ये कैसे बनता है? ब्लड को फिल्टर, जैसे हमारे पूरे शरीर में लगभग कितना है? 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। इसी को फिल्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यूरिया मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा और अधिक मात्रा में जो वाटर रहेगा। किससे मिला? ब्लड फिल्टर किए तो।
अच्छा, ये सब क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि ये हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, ये खराब चीज है तो निकालना है। अब इन सब को मिला के हम क्या कर रहे हैं? यूरिन कर रहे हैं। बताए थे कि कहां बनता है? किडनी में मौजूद नेफ्रॉन से होता है। अब बना तो क्या किडनी का भी तो कोई स्टेप होगा कि सबसे पहले ब्लड का क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो, बोमेंस कैप्सूल याद है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद है? नेफ्रॉन का जनरली हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहां से एफरेंट एट्रियोल आता है और यहां से ग्लोमेरुलस बनाते हुए निकल जाता है एफरेंट एट्रियोल के द्वारा। यहां से ब्लड वेसल आया, ऐसे आया और यहां पे आके ब्लड रुका और यहीं से ब्लड से फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आ गया। तो पहला स्टेप क्या हुआ? यहां पे फिल्टर हुआ। क्या हुआ? फिल्टर हुआ। तो पहला स्टेप तो होगा फिल्टर। क्या होगा? फिल्टर। उसके बाद फिल्टर हुआ तो कुछ चीज जो गलत से फिल्टर हो गया उसको हम फिर से कहां भेजेंगे? ब्लड में भेजेंगे, क्योंकि हमको मेन चीज यही निकालना है। यूरिया निकालना है, यूरिक एसिड निकालना है, वाटर निकालना है। तो जो बाहर भेजने वाला नहीं चीज है उसको हम फिर से क्या कर लेंगे? रीऑब्जर्व कर लेंगे। तो पहला स्टेप हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप रीऑब्जर्वेशन और तीसरा स्टेप सीक्रेशन। यानी कि कुछ चीज और हम इसमें डालेंगे बाहर से, क्योंकि यहां से फिल्टर होके ऐसे नीचे आया था हेनले लूप। फर्स्ट भाग था पीसीटी, उसके बाद नीचे था लूप्स ऑफ हेनले, ऐसे होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आया था, ये था डीसीटी। तो इसमें कुछ और चीज हम बाहर से डाल देंगे और यही फिर बाहर होते हुए निकल जाएगा। तो 3 स्टेप समझ में है। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि हमको चाय बनाना है, तो हम चाय बना दिए, अदरक डाले, चीनी डाले, नमक डाले, चाय पत्ता डाले, ये सब जितना भी चीज डाल के बना दिए चाय। वैसे ही ब्लड बना, सब चीज खाए पिए सांस लिए, सब चीज को हम भेज दिए ब्लड में। अब ब्लड में बहुत ऐसा सब चीज है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो जब उसी प्रकार जब हम चाय बनाए तो क्या चाय में सब चीज पीने वाला है कि पहले उसको छानेंगे? तो चछन्नी लगा के हम छानेंगे, चछन्नी लगा के छानेंगे। तो चछन्नी इसी प्रकार ब्लड को छानने के लिए क्या लगाए? ग्लोमेरुलस। क्या लगाए? ग्लोमेरुलस। अब जब चाय छानते हैं तो किस में छानते हैं? कप में। तो नीचे भी हम कप शेप का बनाए थे बोमेंस कैप्सूल। क्या बनाए थे? बोमेंस कैप्सूल। ये समझो कि चछन्नी है, यहां से छान के यहाँ पे आ गया ब्लड, एक कप शेप का था जिसको बोमेंस कैप्सूल कर। उसी प्रकार जब हम चाय छानते हैं तो नीचे कप रखते हैं, तो जो खराब पदार्थ था उसको क्या करते हैं? यानी कि जो बड़ा बड़ा पदार्थ था चल गया और जो नीचे था हो गया। मतलब कॉन्सेप्ट समझो कि चाय को छानते हैं जैसे, उसी प्रकार हम ब्लड को छानेंगे। तो पहला प्रकार छाने तो बोले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कुछ चीज जरूरत वाला चीज था तो फिर से रीऑब्जर्व करके ब्लड में भेज दिए, गलती से आ गया था। और कुछ चीज और डालेंगे जो हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं है, यानी कि नुकसानदायक है। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में हुआ। अब हम फर्स्ट स्टेप को, जितना भी तीनों स्टेप है उसको हम पारा पारी देखते हैं। तो पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कहां पे है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है। कहां पे होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। यहां से आया, यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की काम प्रक्रिया हुआ और फिल्टर होके ब्लड आ गया बोमेंस कैप्सूल में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया ग्लोमेरुलस में होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस में हो रहा है और फिल्टर का काम हो रहा है तो ग्लोमेरुलस फिल्टर कहेंगे। अब जब हम देखें कि 1 मिनट में कितना फिल्टर होके आ रहा है, 1 मिनट से यहां से कितना फिल्टरेट हो रहा है, तो देखें कि 1 मिनट में 125 ml फिल्टर हो रहा है। तो इसी को हम बोल दिए GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोले?
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में बनने वाले फिल्ट्रेट को हम क्या कहेंगे, जीएफआर कहेंगे। तो जब 1 मिनट में 180 ml आ रहा है तो एक दिन में कितना आएगा, तो एक दिन में 180 आएगा। जैसे देखो एक दिन में होता है 24 घंटा, तो 24 घंटा को पहले बदल दो 60 से, मिनट से में गुना कर दो, और फिर इसमें 125 से गुना कर दो, जो भी आएगा उसको लीटर में बदल देंगे तो कितना आएगा, 180 लीटर आएगा। तो समझ में आएगा फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस में, 1 मिनट में देखे कि कितना फिल्टर हुआ, तो उसको हम बोल दिए जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक दिन में देखे कि 180 हो रहा है। अब जब ये फिल्टर हो रहा है तो कुछ तो लेयर होगा, तो पहला ये जो आ रहा है ब्लड, तो पहला तो एक ग्लोमेरुलर का लेयर होगा, बीच में होगा बेसमेंट लेयर होगा, और नीचे है बोमेन्स कैप्सूल, तो एक बोमेन्स कैप्सूल का लेयर होगा। तो यूरिन बनने से पहले ब्लड को 3 परतों से होकर गुजरना पड़ता है। यहां से ब्लड आया, इसको 3 परतों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला रहेगा आपको इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, यानी कि जो ग्लोमेरुलर में ब्लड आ रहा है तो उसका एक लेयर होगा। दूसरा रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि बीच वाले मेम्ब्रेन को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। और नीचे है बोमेन्स कैप्सूल, तो नीचे रहेगा एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल विद द पोडोसाइट। अब हम बताएंगे कि पोडोसाइट के क्या होता है। तो समझ में आ गया यूरिन फॉर्मेशन में कितना लेयर काम आएगा। पहला आएगा ग्लोमेरुलर का रहेगा ब्लड वेसल, दूसरा रहेगा बेसमेंट, और तीसरा एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। समझ में आ गया। चलो, तो यहां से मेन इंपॉर्टेंट है जीएफआर की। जीएफआर क्या है, तो 1 मिनट में जितना ब्लड फिल्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीएफआर कहते हैं। अब देखो फिल्टर कैसे होता है, कोई ऐसा तो मशीन तो वहां पे लगाया हुआ नहीं है, मशीन तो लगाया हुआ नहीं है, तो हम इसको ऐसे समझाते हैं। देखो कि फिल्ट्रेशन अपने आप हो कैसे जा रहा है। अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी ध्यान में आ रहा होगा तो आपको याद होगा कि जब हम ऐसे बनाए थे, बोमेन्स कैप्सूल बनाए थे, थोड़ा बढ़िया फिगर बनाते हैं, तो हम दिखाए थे कि जो एफरेंट का पाइप आ रहा था वो थोड़ा सा चौड़ा था, आते आते ग्लोमेरुलस में पाइप क्या हो गया था, पतला हो गया। पाइप क्या हो गया था, पतला। अब देखो यहां से ब्लड आ रहा है ढेर सारा, और यहाँ पे यही ब्लड आ रहा है, लेकिन पाइप पतला हो गया तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो का कुछ कंपोनेंट इधर से उधर भागेगा, तो वही जब इधर से उधर भागता है तो यहां से निकल के आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। इसको ऐसे समझो कि मान लो कि एक चौड़ी हाईवे है, ये क्या है, सड़क है, यहां से खूब आ रहा है, बस आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बस ट्रक, और यही सड़क आगे जाके पतला हो गया, आगे जाके सड़क पतला हो गया। अब बताओ, शुरुआत में तो खूब गाड़ी आ रहा था, गाड़ी खूब आ रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर आके ये सड़क पतला हो गया, तो बताओ कि जाम कहां पे धरेगा। तो जाम जनरली बात है कि यहां पे जाम क्या हो जाएगा, पकड़ेगा, पकड़ेगा, जाम पकड़ेगा, जाम पकड़ेगा। यहां से चौड़ी सड़क था, आते आते हो गया सड़क पतला, तो यहां पे हो जाएगा जाम। तो कुछ जो छोटे छोटे गाड़ी रहेंगे वो गाड़ी यहां से निकल के इधर उधर, जैसे मान लो कि एक छोटा रास्ता इधर से निकल गया, एक रास्ता इधर है तो इधर से निकल गया, एक रास्ता इधर है तो इधर से निकल गया। उसी प्रकार ब्लड में है, तो एफरेंट एट्रियोल तो चौड़ा है, आ रहा है, खूब ब्लड आ रहा है, लेकिन एफरेंट ग्लोमेरुलस में आते आते यही ब्लड वेसल हो गया पतला, तो ब्लड आ रहा था खूब, यहाँ पे ब्लड जाने का रास्ता ही नहीं है, तो ब्लड का कुछ कंपोनेंट निकल कर कहां पे आ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल में। जैसे बताए थे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और क्या बताए थे, वाटर कुछ लिख लेगा, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिख लेंगे, और अब लिख लेगा, फिर इधर जाकर फिर से सड़क क्या हो गया, चौला,
तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ब्लड वेसल शुरुआत में चौड़ा था, फिर बीच में पतला हो गया। पतला होने से कारण हो गया कि यहाँ का बीपी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बीपी क्या हो गया, इंक्रीज, यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। यहाँ का ब्लड ग्लोमेरुलस के वाल पर से धक्का मार रहा है, तो धक्का मारा तो जो पतला सब चीज था वो निकल के बाहर आ गया। समझ में आया कि फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। बड़ी सड़क से हम छोटी सड़क की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जाम धरेगा ही धरेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफरेंट एट्रियोल चौड़ी होती है, ब्लड को ग्लोमेरुलस में लाती है, लेकिन वही इफरेंट के जगह पर आपको सिटोविल होगा, आपको ग्लोमेरुलस आते आते पतला हो गया तो ब्लड वेसल को बाहर ले जाती है। मतलब एफरेंट क्या करता है, बाहर लेके जाता है, तो जो बीच वाला लेयर है ग्लोमेरुलस वो पतला हो जाता है। कहने का मतलब संकरी इफरेंट उतना नहीं होता है, लेकिन मेन जो ग्लोमेरुलस है वो पतला हो जाता है। पतला होने के कारण वहां का बीपी बढ़ गया, तो बीपी क्या हो गया, हाई हो गया। एफरेंट बड़ी था, इफरेंट छोटी होने से ग्लोमेरुलस में क्या हो गया, हाई बीपी हो गया। क्या हो गया, हाई बीपी हुआ। तो हाई बीपी हुआ तो इस प्रेशर से ब्लड का फिल्ट्रेशन सेमी परमिएबल ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेस कैप्सूल में फिल्टर हो जाते हैं। यहां से ब्लड आया, चौड़ा था, आते आते पतला हो गया। जो इफरेंट था इससे भी थोड़ा सा, मतलब ये जितना चौड़ा है इतना चौड़ा नहीं था, तो यहाँ का बीपी बढ़ गया। बीपी बढ़ गया तो यहाँ से कुछ निकल के फिल्टरेट आ गया बोमेस कैप्सूल, इसमें आ गया बोमेस कैप्सूल में। ऐसी होता है फिल्ट्रेशन। सिंपल याद रखना, साड़ी बोले चौड़ा सड़क, उसके बाद पतला सड़क, और ये जनरली ये भी पतला ही होता है। तो आते आते इसका बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया तो ब्लड का कुछ कंपोनेंट निकल के बाहर चल गया, बोमेस कैप्सूल। ऐसी फिल्ट्रेशन। अब हम एक बात आपको अभी बताए, पोडोसाइट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बताया कि बोमेस कैप्सूल में एक पोडोसाइट का लेयर होता है। तो पोडोसाइट देखो क्या है, बोमेस कैप्सूल के इनर लेयर में क्या होता है, पोडोसाइट। इमेज देखो, इमेज दिखाई दे रहा है, पोडोसाइट। या पोडोसाइट एक छिद्र है, यानी कि पोर्स है। इसी पोर्स के थ्रू यहां से आया ब्लड ऐसे ऐसे, और छन के कहां पे आ गया, बोमेस कैप्सूल में आके पोडोसाइट छिद्र के थ्रू छन के कहां पे आ गया, बोमेस कैप्सूल में। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि बोमेस कैप्सूल इनर लेयर में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट कहते हैं। ये स्पेशलाइज एपिथेलियम सेल होते हैं। इन्हीं छिद्रों से होकर ब्लड का फिल्ट्रेट नीचे के भाग में क्या करता है, जाता है। यानी कि यहां से ब्लड आया, यहां पर बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया तो कुछ छोटा छोटा जो पतला मॉलिक्यूल था निकल के पोडोसाइट के जरिए कहां पे आ गया, बोमेस कैप्सूल में आ गया। कहां है, बोमेस कैप्सूल में। चलिए, तो पहला स्टेप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पे हो रहा है, ग्लोमेरुलस में हो रहा है। कैसे हो रहा था, पाइप पहले चौड़ा था, आते आते हो गया पतला। अब अगला स्टेप समझते हैं हम, रीअब्जॉर्प्शन। क्या समझते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। तो जब हम आपको पढ़ाए होंगे पीसीटी, तो पीसीटी में बताया थे कि रीअब्जॉर्प्शन के काम होता है। तो हम बताया था कि देखो फिल्टर होके कितना आ रहा है, जीएफआर। अभी हम क्या बताए, जीएफआर बताए कि एक मिनट में आपको 125 ml आ रहा है, तो एक दिन में आ रहा था 180 लीटर। कहोगे सर हमारे शरीर में ब्लड ही नहीं 180 लीटर, तो 180 लीटर कैसे हुआ। तो जो ब्लड फिल्टर होके आया, अधिकांश यानी कि 99% फिर से रीअब्जॉर्ब होकर कहां चल गया, ब्लड में ही चल गया, और फिर से वो वापस से आया। यही काम दोहरा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसमें से 1% हिस्सा ही बाहर जा रहा है। तो क्या बताया कि रीअब्जॉर्प्शन प्रक्रिया में जो फिल्टर होके आया वो दूसरा स्टेप में क्या होगा, फिर से रीअब्जॉर्ब होगा। तो प्रतिदिन हम बताए कि 180 लीटर बनता है, और यूरिन निकलता है एक दिन में लगभग 1.5 लीटर। एक दिन में कोई व्यक्ति कितना सुसु कर सकता है,
तो 1.5 लीटर कर सकता है। तो बना तो था 180, निकाल दिया 1.5 लीटर, तो जो बचा घटा के जो भी आएगा आपको 87.5 क्या हो गया लीटर, फिर से रीऑब्जर्व हो गया, यानी कि 99% वापस फिर से क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। कहां पे होता है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन भाग होता है, पीसीटी होता है, हेनले लूप होता है और डीसीटी होता है। इसमें आप कलेक्टिंग डक्ट भी कह सकते हैं। तो इतना सब भाग में रीऑब्जर्व हो रहा है। कहने का मतलब है कि जितना फिल्टर होके आया था वो सभी नहीं निकलेगा। फिल्टर होके आया एक दिन में 180 लीटर, तो हमको 180 लीटर में बस हमको 1.5 लीटर ही बाहर निकालना है। तो जो बचा सर, जो बचा उसको फिर से ब्लड में भेज देंगे। अब जो रीऑब्जर्व करेंगे हम दो तरीका से करेंगे। एक जिसमें एनर्जी लगेगा, जिसमें एटीपी लगेगा उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें एटीपी नहीं लगेगा उसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल के लिए जिसमें एनर्जी लगेगा ग्लूकोज है, सोडियम आयन है। जिसमें एनर्जी नहीं लगेगा वो वाटर हुआ और कैल्शियम आयन हुआ। इस स्लाइड से किसी को कोई दिक्कत, सिंपल रीऑब्जर्व कराना है। हम रीऑब्जर्वेशन बता दिए थे कि हेनले लूप में होता है और डीसीटी और कुछ अमाउंट कलेक्टिंग डक्ट में होता है। बताया कि फिल्टर होके 180 लीटर आया, लेकिन 180 लीटर को हमको शरीर से बाहर नहीं निकालना है, निकालना है 1.5 लीटर। तो जो बचा हिस्सा उसको फिर से रीऑब्जर्व करके कहां भेज देंगे, ब्लड में भेज देंगे। अगला टॉपिक है रीऑब्जर्वेशन साइट। तो ये हम आपको बता भी दिए थे कि रीऑब्जर्वेशन साइट कहां पे होता है। एक पीसीटी में होता है, एक लूप्स ऑफ हेनले में होता है, एक डीसीटी में होता है और एक कलेक्टिंग डक्ट में। इन चारों जगह रीऑब्जर्वेशन होता है। पीसीटी में हम बताया था कि 70 से 80% यहीं पे हो जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा रीऑब्जर्वेशन यही होता है। लूप्स ऑफ हेनले में भी होता है, वाटर निकलता है, NaCl निकलता है। इन सभी जगह सेलेक्टिव चीज होता है, सेलेक्टिव चीज, यानी कि चुने हुए चीज को ही हम क्या करेंगे, रीऑब्जर्व करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सिक्रेशन। देखो पहला स्टेप हम क्या देखें, पहला स्टेप बताया कि फिल्टर करेंगे। भैया सबसे पहले हमको यूरिन बनाने के लिए कोई चीज तो लाएंगे, तो पहले हम फिल्टर किए। फिल्टर किए तो एक दिन में देखे कि 180 लीटर फिल्टर कर रहा है, एक मिनट में देखे कि 125 ml कर रहा है, तो एक मिनट वाले को हम बोल दिए GFR। अब नॉर्मली अगर देखें तो एक दिन में 180 बन रहा है, एक दिन में हम पेशाब करते हैं 1.5 लीटर, फिल्टर कर रहे हैं 180, निकाल रहे हैं 1.5, तो आओ बाकी कहाँ गया, फिर से हम रीऑब्जर्व करके कहाँ भेज दिए, ब्लड में भेज दिए। अब उसमें और कुछ चीज हम डालेंगे, और कुछ चीज डालेंगे। तो कुछ चीज में कौन कौन हम चीज सिक्रेट करेंगे, तो सिक्रेट करने वाला चीज हाइड्रोजन आयन हो गया, K+ आयन हो गया, अमोनिया हो गया। इन सभी से एक होता है कि आयोनिक बैलेंस बनता है और एसिडिक बेस को क्या करता है, रेगुलेट। देखो डाल क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया। इन सभी से हमको हो क्या रहा है शरीर में कि हमको आयोनिक बैलेंस मिल रहा है, मतलब आयन हमारे शरीर में ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। इसी से हमको हो रहा है कि अम्ल और क्षार हमारे शरीर में बैलेंस है। समझ में आ गया, यानी कि सिक्रेशन क्या क्या होगा। चलो अब उसके बाद हम एक और चीज बताते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के बारे में, यानी कि पीसीटी के बारे में। पीसीटी में होता है एक लेयर जिसको हम कहते हैं सिंपल कोबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बनी होती है। ब्रश बॉर्डर हमको आपको भिलाई में भी पढ़ाए होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर याद आ रहा होगा तो भिलाई और माइक्रो भिलाई में भी पढ़ाए होंगे कि ब्रश बॉर्डर का स्ट्रक्चर होता है। इससे होने का फायदा होता है कि इससे होने का फायदा ये होता है कि एरिया बढ़ जाता है। अब देखो हम दिखाते हैं ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो ये है पीसीटी, क्या है, ये है आपको पीसीटी, ये है आपको पीसीटी। इसमें आपको ऐसे बढ़नी जैसा या मुंह धोते हो तो ब्रश देखा होगा, तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। इसी को कहते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूपाइडल एपिथेलियम टिश्यू या सेल कह सकते हो।
अब एक चीज हम आपको बताए होंगे कि हेनले लूप में दो भाग था। हेनले लूप में कितना भाग? दो भाग। नीचे आ रहा था और एक ऊपर जा रहा था। नीचे आ रहा था तो बोले थे डिसेंडिंग, नीचे आ रहा था तो डिसेंडिंग, और ऊपर जा रहा था तो एसेंडिंग, ऊपर जा रहा था तो एसेंडिंग। नीचे आ रहा था तो बताए थे कि वाटर निकलता है, और ऊपर जा रहा था तो NaCl निकलता है। बताए थे वाटर निकल रहा था तो बोले थे कि परमिएबल है वाटर के लिए, क्या है? परमिएबल है, और ए परमिएबल नहीं है, परमिएबल नहीं है। तो अब वाटर यहां से जिसके थ्रू निकल रहा था उस छिद्र को हम कहेंगे एक्वापोरिस। क्या कहेंगे? एक्वापोरिस। यानी कि इधर से वाटर इसीलिए निकल रहा था क्योंकि यहां पे वाटर का निकलने का जगह है। अब हम तुमको एक कमरा में भेज दिया, वहां तुमको निकलने का जगह ही नहीं है, तो तुम निकलोगे कैसे? यहां से आ रहा है तो यहाँ पे पानी निकलने वाला जगह था तो निकाल दिए, यहां से निकलने वाला जगह नहीं था तो नहीं निकाले। अब इसके हम रीजन भी बताएंगे आगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म बताएंगे तो कि यहीं से वाटर क्यों निकलता है। लेकिन ये तो समझ में आया कि क्यों निकल रहा है, जगह है, तो यानी कि इसके निकलने के लिए एक साइट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? साइट बनाया गया है। तो यही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग लिप्स में वाटर के लिए परमिएबल होता है क्योंकि यहाँ पर एक्वापोरेज पाया जाता है। एक्वापोरेज उसको कहते हैं, देखो एक्वा मतलब होता है वाटर, एक्वा मतलब वाटर, और पोरेज मतलब होता है पोर्स यानी कि छिद्र, यानी कि जहां से पानी निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्वापोरेज कहेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद हम यूरिन फॉर्मेशन की ओर चलते हैं। अब यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन तुम फॉर्मेशन कहो या डायरेक्ट हम कहते हैं कि अब आपको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म चालू करते हैं। तो बेसिक चीज बाबू इनमें याद होना चाहिए कि नीचे आ रहे हैं तो यहाँ से वाटर निकलता है, ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ से NaCl निकलता है। इसके पैरेलल एक और स्ट्रक्चर होगा जिसको हम वासा रेक्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? वासा रेक्टा कहेंगे। ये सब आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। इसके एक और ऐसे रहता है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट रहता है। ये सब आपको फिगर याद होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज हम आपको पढ़ाते हैं, एक चीज नहीं, अगला टॉपिक है आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म टॉपिक है। काउंटर हेडिंग दे लीजिए काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसको हम इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो यूरिन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म बोलिए या तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलिए। अब देखिए यहां पे दो वर्ड है, काउंटर और करंट। मैकेनिज्म तो जानते हैं, क्रिया विधि जिसको कहते हैं। काउंटर मतलब होता है अपोजिट, काउंटर मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में। करेंट मतलब होता है धारा, धारा या प्रवाह कह सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पढ़े होगे, वाटर करंट पढ़ा है, जनरली इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, यानी कि विद्युत धारा पढ़ा होगा, या उसी प्रकार यहाँ पे है काउंटर करंट, यानी कि विपरीत प्रवाह होगा। प्रवाह कैसा होगा? विपरीत। तो वर्ड का पहले मतलब समझ में आया। काउंटर मतलब अपोजिट, और प्रवाह मतलब एक मान लो कि ऐसे जाएगा तो एक ऐसे जाएगा। अपोजिट उल्टी होनी चाहिए, उल्टा होगा। तो वर्ड का तो पहले मतलब समझ में आ गया। अब देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्चुअली में होता क्या है। हम क्या बताए थे शुरुआत में कि हमारे पास उतना इनफ पानी नहीं है, हम धरती पर रहते हैं, हमको पास उतना पानी नहीं, हमको पानी बचाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हम पानी मान लो कि 5 से 6 लीटर पिए या 4 से 5 लीटर दिन में पिए, तो क्या 4 से 5 लीटर हम दिन में पानी निकाल दें? तो नहीं सर, अभी हम बताया कि 1.5 लीटर ही हम निकाल पाते हैं। तो हम 4 से 5 लीटर से हम 1.5 लीटर कैसे बनाएंगे? पानी को बचाएंगे। तो कहने का मतलब कि इसमें पानी ज्यादा है, यानी कि तनु बिलियन है। क्या तनु बिलियन है? क्या सांद्र बिलियन? तो हम क्या कर रहे हैं? सांद्रण बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तनु बिलियन से हम क्या कर रहे हैं? सांद्र बिलियन।
5 लीटर से हम घटा के कर रहे हैं 1.5 लीटर। पानी पी रहे हैं 5, घटा के कर दे रहे हैं 1.5, यानी कि पानी को हम खींच रहे होंगे। तो इसी विधि को हम समझाते हैं कि कैसे होगा। तो देखो कैसे, जब हम यहां से एफरेंट एट्रियोल से होते हुए ग्लोमेरुलस से फिल्टर करके जब बोमेंस कैप्सूल में लाए फिल्ट्रेट, तो वहां पे इसका सांद्रण था 300। कितना था? 300। यहां से ब्लड लाए, ब्लड को फिल्टर किए, तो जब फिल्टर किए तो देखे कि इसका सांद्रण कितना था? 300। लेकिन जैसे नीचे नीचे बढ़ते गए, हमको कंसंट्रेशन बढ़ा के करना था 1200। कितना करना था? 1200। फिर से ऊपर गए तो फिर से हमको घटा के करना पड़ा 300। कितना करना पड़ा? 300। तो देखो, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। एक के तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो एक के तरफ कंसंट्रेशन घट रहा है। तो ये तो समझ में चीज आ गया कि अपोजिट है, एक नीचे तो एक ऊपर, एक नीचे तो एक ऊपर। अब इसी बात को तुम देखो, हम आपसे 2 चीज पहले पूछ रहे हैं, 2 चीज पूछ रहे हैं। ये हेलने लूप है, तो हेलने लूप का ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है, और नीचे वाला हिस्सा होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला। ऊपर का कंसंट्रेशन 300 है, नीचे का कंसंट्रेशन 1200। यहां 1200 तो यहां पर भी 1200, और यहां हो गया 300, यहां हो गया 300। ये सब अभी चीज को छोड़ो, तुम यहां देखो, हम 2 डब्बा लिए, 2 डब्बा लिए। अब देखो, इसको हमको, इसमें हमको ज्यादा मीठा करना है, ज्यादा मीठा, ज्यादा करना है, ज्यादा मीठा करना है, और इसको हमको कम मीठा करना है। क्या करना है? कम मीठा करना है। अब तुमको 2 ही चीज मिला है, पानी है और चीनी है। कुछ पानी है और कुछ चीनी है। ये मान लो कि चीनी है और ये पानी है। इसमें भी सेम कंडीशन है, पानी है और चीनी है, पानी है और चीनी है। अब देखो, पहला हम पूछे कि आपको ज्यादा मीठा करना है। क्या पूछे? ज्यादा मीठा करना है। आप ज्यादा मीठा कैसे कर सकते हो? या तो तुम पानी निकाल दो, या तो तुम पानी को ही कम कर दो, या तो तुम चीनी को बढ़ा दो। समझ में आया? ज्यादा मीठा अगर हमको करना है तो इसमें चीनी ज्यादा डाल दे रहे हैं, तो ज्यादा चीनी डाल देंगे तो मीठा हो जाएगा। या मान लो कि चीनी हमको फिक्स है कि 100 ग्राम है, और हमको मीठा करना है तो इसमें पानी ही हम क्या डालेंगे? कम डालेंगे, तो मीठा हो जाएगा। अब देखो, हमको अगर कम मीठा करना है, कम मीठा करना है तो तुम क्या करोगे? या तो तुम इसमें चीनी कम डालो, चीनी का डालो, कम डालो तो कम मीठा होगा, या तो तुम पानी डाल दो ज्यादा। मान लो कि चीनी 100 ग्राम है, अब मीठा करना है कम, तो पानी उझेल दिए, 1 बाल्टी डाल दिए पानी, कम मीठा हो गया। या तो तुम चीनी शुरुआत में कम डालते। तो ज्यादा मीठा करने हैं तो 2 कंडीशन है, या तो चीनी ज्यादा डालो या तो पानी कम डालो। कम मीठा करना है या तो तुम पानी ज्यादा डालो या तो चीनी कम डालो। क्या डालो? चीनी कम डालो या तो पानी ज्यादा डालो। 2 चीज, इतना चीज समझ में आया? ज्यादा तो ज्यादा चीनी कम पानी, कम मीठा तो कम चीनी या ज्यादा पानी। इतना चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यही कंसेप्ट यहां पर लगता है, यही कंसेप्ट यहां पर लगता है। कंसेप्ट कैसे लगेगा? देखो, हमको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, 300 से बढ़ाना है 1200, यानी कि हमको इसको ज्यादा करना है। तो ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे? या तो यहां नमक, समझो कि यहां पे नमक डाल रहे हैं, चीनी की जगह नमक डाल रहे हैं, NaCl डाल रहे हैं, एक्चुअली में NaCl होता है। तो देखो, 300 से हमको 1200 करना है, कम मीठा से ज्यादा मीठा करना है। क्या तुम कर सकते हो? या तो तुम चीनी डाल दो, यानी कि नमक डाल दो, या तो तुम पानी निकाल दो। तो हम बताए थे कि जब हम डिसेंडिंग लूप से आते हैं तो पानी क्या करते हैं? निकालते हैं। तो अब एक बात बताओ,
कम नमक से ज्यादा नमक कर रहे हैं तो पानी निकाल देंगे तो कम नमक से ज्यादा नमक हो जाएगा। क्योंकि हाँ सर, अगर हम पानी निकाल दिए, एक जग मान लो कि शरबत बनाए थे उसमें से पानी हम निकाल दिया तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा मीठा हो गया, तो यहां से पानी निकाल दिए। अब यही चीज को देखो, हम ऊपर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब हमको 1200 से 300 करना है, 1200 से कितना करना है, 300। इसमें हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। कहां जा रहे हैं, ऊपर की ओर। अब तुम बताओ, ज्यादा मीठा से कम मीठा तुम कैसे कर सकते हो? या तो पानी डाल दो या तो NaCl निकाल दो। तो हम नमक कम करना है तो हम NaCl क्या करते हैं, यहां से निकाल देते हैं। NaCl निकाले तो ये कम टनक हुआ। 1200 से 300 करने के लिए तुम क्या करोगे, सांद्रण घटा रहे हो तो नमक निकाल दो, नमक निकाल दो। तो हेनले लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया। आ रहे हैं तो हम पानी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको 300 से कितना करना है, 1200 करना है। तो 300 से 1200 करना है, यानी सांद्रण बढ़ाना है तो हम पानी निकाल देंगे। अब ऊपर जा रहे हैं तो 1200 से हमको 300 करना है तो अब हम नमक निकाल देंगे। तो ये तो हेनले लूप का हुआ। अब इसके पैरेलल में आ रहा है वासा रेक्टा। क्या आ रहा है, वासा रेक्टा। इसके पैरेलल में एक और लेयर आ रहा है जिसको हम बोले वासा रेक्टा। दिस इज द वासा रेक्टा, दिस इज द वासा रेक्टा। अब देखो वासा रेक्टा में क्या होगा। वासा रेक्टा में भी हम इसमें 300 से अब की चल रहे हैं 1200, 300 से 1200 नीचे की ओर आ रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन 300 से 1200 करना है। तो क्या करोगे, बढ़ाना है भैया। तो जो हम यहां से नमक निकाले थे NaCl, इसको हम डाल देंगे वासा रेक्टा। इसमें डाल देंगे वासा रेक्टा में। तो जब हम नमक डाल देंगे इसमें तो 300 से बढ़ के 1200 हो जाएगा। तो कि हाँ सर हो जाएगा। अब यही चीज फिर ऐसे आया। अब इसके लिए यहाँ पे 1200 और ऊपर 300। अब 1200 से फिर 300 जाना, आपकी घटाना है। तो जो आपकी पनिया निकाले थे पनिया डाल दिए इसमें, तो 1200 से घट के कितना हो गया, 300 हो गया। यानी कि पूरा ओवरऑल अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। लूप्स ऑफ हेनले में नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो घट रहा है। इसमें नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है और ऊपर जा रहे हैं तो घट रहा है। इसमें आ रहे हैं तो हम पानी निकाल रहे हैं, जा रहे हैं तो NaCl निकाल रहे हैं। आ रहे हैं तो NaCl डाल रहे हैं और जा रहे हैं तो पानी डाल रहे हैं। दो चीज समझ में आया, कंसंट्रेशन कैसे घट बढ़ रहा है, घट बढ़ कैसे रहा है। तो देखो एक बार और समझा देते हैं, लो एक बार और देख लो। पहले लूप्स ऑफ हेनले देखो, इस पाइप को देखो, इस पाइप को हम देख रहे हैं, इस पाइप को तुम देखो ध्यान से। ये है लूप्स ऑफ हेनले, ऊपर था 300, नीचे करना है 1200। इसको समझो कि कम टनक, टनक जानता है, टनक वर्ड, टनक। और ये है ज्यादा टनक, ज्यादा टनक करना है। और इसी में इधर हो जाएगा, नीचे था 1200 ऊपर गए थे 300, इधर था ज्यादा टनक से कम टनक। अब बताओ जब नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो क्या करेगा, 300 से 1200 करना है, यानी कि कम टनक से ज्यादा टनक कर रहा है। तो ज्यादा टनक के लिए क्या करोगे, पानी निकाल दो इसमें से। कोई चीज शरबत बना है, ज्यादा टनक करना है तो पनिया निकाल दे कि भाई कम कम पानी डालो, टनक पिया थी। तो यहाँ से क्या किए, पानी निकाल दिए तो ज्यादा टनक हो गया। अब यही चीज को हम ऊपर जा रहे हैं तो 1200 से 300 करना है, यानी कि कम टनक करना है। तो इसमें क्या किए कि यहां से NaCl निकाल दिए। क्या किए, NaCl निकाल दिए। तो ये हुआ लूप्स ऑफ हेनले का बात। अब हम यही चीज देखते हैं कि वासा रेक्टा में क्या होता है। वासा रेक्टा का पाइप ही है, वासा रेक्टा का पाइप ये वाला है। तो इसमें जब नीचे आएंगे तो इसमें 300 से हमको करना है 1200। तो कैसे ज्यादा टनक करना है, कि कम टनक है, यही हो गया ज्यादा टनक, ज्यादा टनक हो गया। तो क्या करें, कम टनक से ज्यादा टनक कैसे करोगे, 300 से बढ़ा के कितना कर दो 1200। NaCl जो यहां से निकाला था इसमें डाल दो NaCl, 300 से बढ़ के 1200 हो जाएगा। अब यही चीज इधर आया तो इधर था 1200 नीचे था, ऊपर था 300। तो आपकी घटाना है तो यहाँ का जो पानी निकाला था इसमें डाल दो।
अब देखो मोरल ऑफ द स्टोरी का हुआ कि एक दूसरे के सब चीज अपोजिट है और हम कंसंट्रेशन को घटा बढ़ा रहे हैं। इसमें नीचे जा रहे हैं तो इसमें ऊपर जा रहे हैं, इसमें ऊपर जा रहे हैं तो इसमें नीचे जा रहे हैं। प्रवाह एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है, प्रवाह एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है तो हम काउंटर बोले। अब प्रवाह हो रहा है तो करंट बोले। यह एक मैकेनिज्म है, समझ में आ गया। चलो अब इसी को इसमें भी देख लो। अब एक और चीज हम बताते हैं, इसमें कुछ अमाउंट और चीज हम डालते हैं, जैसे यूरिया। कलेक्टिंग डक्ट से कुछ यूरिया निकाल के हम डाल देते हैं लूप्स में। इसमें डाल देते हैं लूप्स में, हेलने लूप में डाल देते हैं। अब हम क्यों डालते हैं यूरिया? जैसे मान लो कि जब ऊपर जा रहे थे तो हम यहां से क्या लिखा रहे थे, NaCl लिखा रहे थे। किसी कारण बस मान लो कि NaCl पहला ही निकल गया तो नीचे का कंसंट्रेशन तो गड़बड़ा जाएगा। नीचे का कंसंट्रेशन हमको मेंटेन करके कितना रखना है, 1200। तो कुछ अमाउंट में हम यूरिया निकाल के इसमें डाल देते हैं ताकि मेरा कंसंट्रेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। अब देखो यूरिया डालते हैं तो यूरिया के लिए हम कुछ बात लिखें कि यूरिया रिसाइकलिंग क्या है, यूरिया रिसाइकलिंग। तो यूरिया रिसाइकलिंग कहां से निकालें, कलेक्टिंग डक्ट से। थोड़ी मात्रा में यूरिया निकालकर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डाली जाती है ताकि मेडुला की ओस्मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन बनी रहे और पानी के रीअब्जॉर्प्शन में सहायता मिले। अब देखो मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या होता है, देखो क्या होता है। फिगर दिखाई दे रहा है? जी सर दिखाई दे रहा है। ए वाला हिस्सा क्या है बाबू, ए वाला हिस्सा है लूप्स ऑफ हेनले। क्या है, लूप्स ऑफ हेनले। और इसके साइड में क्या आ रहा है, तो साइड में सर आ रहा है वासा रेक्टा। क्या आ रहा है, वासा रेक्टा। तो इन दोनों के बीच में गैप है, सब गैप है, तो इसी को हम कहते हैं, नीचे क्या मेडुला है, क्या है मेडुला। तो इसी को हम बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या बोलते हैं, मेडुलरी यानी कि वासा रेक्टा लूप्स ऑफ हेनले के बीच के गैप को हम बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो यही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मतलब क्या हुआ कि किडनी में मेडुला के हिस्से में नेफ्रॉन की नालिका यानी कि ट्यूब और ब्लड वेसल के बीच में फ्लूइड भरी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। यानी कि बीच में गैप में जो फ्लूइड भरा है उसी को हम कहेंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो देखो कि अब इसमें हम क्या क्या पढ़ाए हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म पहले क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? तो यह एक मैकेनिज्म विशेष प्रकार के भाई मैकेनिज्म है, सब जीव में होता भी नहीं है, जिसमें किडनी फिल्ट्रेट अधिक से अधिक पानी को वापस रीअब्जॉर्ब करता है। अभी बताया कि हम धरती पर रहते हैं, हमारे पास उतना इनफ पानी नहीं है कि हम इनफ मतलब उतना ज्यादा पानी नहीं है कि हम पानी को खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिट मात्रा में है, मेरा शरीर भी लिमिट मात्रा में स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए हम काउंटर करंट मैकेनिज्म करते। काउंटर करंट मैकेनिज्म करने से फायदा हुआ कि यूरिन कंसंट्रेट हो गया, कंसंट्रेट हो गया तो हमको पानी ज्यादा से ज्यादा बच गया। अभी होता किसमें है, सभी जीव में नहीं होता है, ये मैन में होता है यानी कि ह्यूमन में होगा, और मैमल्स में होगा, और कुछ बर्ड में होगा यानी कि बर्ड्स में होगा। किसके किसके बीच होता है, लूप्स ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच होता है। करते क्या है कि 300 से बढ़ा के ओस्मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन कितना कर देते हैं, 1200 कर देते हैं। 300 से बढ़ा के 1200 कर देते हैं। समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। परवा वासा रेक्टा लूप्स ऑफ हेनले का क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। कंसंट्रेशन हम 300 से बढ़ा के कितना कर देते हैं, 1200 कर देते हैं। कितना करते हैं, 1200 कर देते हैं, घटा के 1200 से 1200, 1600, 300 कर देते हैं घटाते हुए। अब हम आपको पढ़ाते हैं JGA जस्टा मेडुलरी एपरेटस। क्या है, जस्टा मेडुलरी एपरेटस।
तो हम पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, उसके बाद हम ये बताते हैं स्ट्रक्चर क्या है। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखें, इस फिगर को आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक ध्यान से देखें, हम जहां बता रहे हैं। ए पाइप आ रहा था तो इसको हम क्या बोले थे सर? इसको आप एफरेंट एट्रियोल बोले थे। क्या बोले थे? एफरेंट एट्रियोल हम बोले थे। आ रहा था तो क्या बोले थे? एफरेंट एट्रियोल। तो एफरेंट एट्रियोल में एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। क्या बोलते हैं? जेजी सेल, जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जेजी सेल कहां पे होता है, तो जेजी सेल एफरेंट एट्रियोल में होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर देखो मैकुला डेंसा, दूसरा स्ट्रक्चर देखो मैकुला डेंसा, दूसरा स्ट्रक्चर हुआ मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा डीसीटी का पार्ट होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। दो स्ट्रक्चर ध्यान दिया, डीसीटी का पहला भाग मैकुला डेंसा और एफरेंट एट्रियोल का पहला भाग, मतलब इसमें होगा जेजी सेल और डीसीटी में होगा मैकुला डेंसा। अब ये दोनों जहां पे टच कर रहा है, ये दोनों जहां पे इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसी को हम बोले जेजीए। क्या बोले? जेजीए, जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus। क्या बोले? दो स्ट्रक्चर ध्यान से देख लिए, एक बार और देख लीजिए। मैकुला डेंसा, ये वाला मैकुला डेंसा और नीचे वाला जेजी सेल। अभी जहां पे टच किया यानी कि जहां पे क्रॉस किया, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम जेजीए कहेंगे। क्या बोलेंगे? जेजीए। तो देखिए जेजीए के बारे में हम आपको डिटेल से बता देते हैं कि जेजीए क्या है और इसका काम क्या है। तो जेजीए बताए कि जेजीए में दो चीज होता है। डीसीटी में पाया जाता है आपको मैकुला डेंसा और एफरेंट एट्रियोल में पाया जाता है जेजी सेल। दो चीज याद हो गया। अब ये दोनों पॉइंट जहां पे टच हो रहा है उसी को हम कर रहे हैं जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus। यानी कि यह स्थित होता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और एफरेंट एट्रियोल के पार, यानी कि जहां क्रॉस करता है वहीं पे होता है। जेजीए नेफ्रॉन का एक विशेष संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव हिस्सा है। क्या है? सेंसिटिव हिस्सा है। जेजीए किससे बना? मैकुला डेंसा और जेजी सेल जहां पे टच किया। अब देखो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। तो अभी हम आपको पढ़ाए थे जीएफआर। क्या पढ़ाए थे? जीएफआर। जीएफआर का वैल्यू बाबू कितना होता है? तो सर जीएफआर का वैल्यू होता है 125 ml पर मिनट, पर मिनट। यानी कि एक मिनट में 125 ml नॉर्मल हमको फिल्टर होके आना चाहिए। आइडियल है 125 ml। अगर किसी कारणवश जीएफआर लो हो जाए, यानी कि 125 ml हो ही नहीं रहा है एक मिनट में, तो जैसे जीएफआर लो हुआ वो जाएगा। अभी बताया कि जेजीए एक संवेदनशील है, ये पकड़ लिया कि अरे शरीर के तो जीएफआर वैल्यू घट गया है, तो घट गया तो बढ़ाने के हमको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो ई गया मैकुला डेंसा के पास और मैकुला डेंसा गया जेजी सेल के पास और ये दोनों मिलके रिलीज कर दिया रेनिन। क्या रिलीज किया? रेनिन। और जैसी रेनिन हुआ ये ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया। ब्लड फ्लो को जैसे बढ़ाया जीएफआर इंक्रीज होके नॉर्मल कितना हो गया? फिर से नॉर्मल होके फिर हो गया 125 से। यानी कि कहने का मतलब है कि जेजी एक संवेदनशील है, यानी कि सेंसिटिव पार्ट है कि शरीर में कुछ भी घटे या पकड़ लेगा। तो कौन सा चीज को पकड़ेगा? तो पकड़ेगा जीएफआर वैल्यू का। नॉर्मल जीएफआर वैल्यू होता है 125 ml। अगर 125 ml से घटा तो जेजीए सेल पकड़ लिया, कहा कि भाई हमको चाहिए 125, तुम कैसे घटा दिया? तो 125 से जैसी घटा ये गया मैकुला डेंसा के पास, मैकुला डेंसा गया जेजी सेल के पास, जेजी सेल निकाला रेनिन, रेनिन जैसी निकाला जीएफआर वैल्यू बढ़ के क्या हो गया?
नॉर्मल हो गया। अब हम जीएफआर को क्यों हम मेंटेन किए? शुरुआत में हम आपको पढ़ाए हुए होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या बताए थे कि शरीर का वह क्षमता जो शरीर अपने आंतरिक स्थिति को मेंटेन करने की प्रयास करता है या कोशिश करता है या करता है। तो जीएफआर आंतरिक स्थिति कितना कर रहा था? 125। तो घाटा जैसे बढ़ाया तो यही तो होम्योस्टेसिस है, यानी कि होम्योस्टेसिस और ब्लड प्रेशर को क्या करता है? स्थिर करता है। यानी कि शरीर का भाई होम्योस्टेसिस मेंटेन होके रहनी चाहिए। जेजीए समझ में आ गया? तो जेजीए का कार्य देख लो। तो जेजीए या जीएफआर कम हो जाती है। यदि शरीर का जीएफआर कम हुआ तो जेजी सेल सक्रिय होकर रेनिन निकालते हैं, रेनिन छोड़ते हैं। रेनिन एक हार्मोन कैस्केड शुरुआत करता है। कैस्केड मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा, शुरू करता है, जिससे ग्लोमेरुलर में ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जैसे ब्लड फ्लो बढ़ता है जीएफआर का वैल्यू नॉर्मल हो जाता है। जीएफआर का वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉर्मल। समझ में आ गया जेजीए? अब उसके बाद है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज, उससे पहले हम देखते हैं कुछ और बातें। कुछ और बातें में आपको हम बताते हैं। पहला ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या है? तो देखो ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो मतलब होता है वाटर, वाटर एंड NaCl कह सकते हो। और रेगुलेशन मतलब होता है कंट्रोल करना। रेगुलेशन मतलब आपको होता है कंट्रोल। रेगुलेशन मतलब क्या होता है? कंट्रोल। रेगुलेटर देखा है घर में गैस में लगा रहता है रेगुलेटर। तो रेगुलेशन मतलब होता है कंट्रोल करना, और ओस्मो मतलब होता है वाटर और NaCl। तो जैसी शरीर में से वाटर और NaCl घटा तो कंट्रोल कौन करेगा? ओस्मो रेगुलेशन। क्योंकि अभी बताया कि रेगुलेशन मतलब क्या होता है? कंट्रोल, और ओस्मो मतलब वाटर या पानी। तो ओस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने शरीर में पानी और लवण को संतुलन को नियंत्रित रखता है। क्या करता है? संतुलन को नियंत्रित, ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन। होम्योस्टेसिस मतलब शरीर का आंतरिक स्थिति मेंटेन है। शरीर में पानी कितना होता है? 60 से 65% पढ़ा होगा। अगर 60 से 65% शरीर में से पानी घटा तो शरीर पकड़ेगा कि भैया शरीर में पानी की कमी हो गया है, बढ़ाओ। बढ़ा के कितना करो? तो कहेगा होम्योस्टेसिस कि हमको चाहिए भाई 60 से 65%, नॉर्मल लेके चलो कि 65%। तो घट गया, मान लो कि हो गया 50, तो बढ़ा के हमको करना पड़ेगा 65। तो कौन बढ़ाएगा? तो बढ़ाएगा एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं? ओस्मो रेगुलेशन। अब देखो ओस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। अच्छा, एक अगर हम जनरल चीज पूछे आपसे, जनरल चीज हम पूछे कि शरीर में से पानी कैसे कैसे लॉस हो सकता है, शरीर में से पानी कैसे कैसे लॉस हो सकता है, तो सर पहला तो होता है मूत्र के द्वारा। मूत्र के द्वारा पानी लॉस हो रहा है। दूसरा हो रहा है पसीना से, शरीर में से पसीना निकल रहा है। और तीसरा जब बोल रहे हैं तो मुंह से कुछ भाप निकल रहा है, यानी कि वाष्प के जरिए निकल रहा है। इन सभी चीज से पानी लॉस हो रहा है। कितना में से लॉस हो रहा है? जो हमारे शरीर में 60 से 65% पाया गया उसी से तो लॉस हो रहा है। तो इतना चीज से पानी लॉस हो रहा था, तो पानी घटा, जैसी ओस्मो रेगुलेशन उसको बैलेंस किया। अब देखो कुछ जनरल चीजें हम आपको बताते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, पता भी होगा शायद। तो शरीर में वाटर यानी कि वाटर अमाउंट होता है, फ्लूइड चीज होता है 60%। जो बचा सॉलिड चीज होगा 40%। वही 60% में टू थर्ड होता है इंट्रासेलुलर, और जो बच गया वो एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि कुछ सेल के अंदर होगा कुछ सेल के बाहर होगा। 80% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, 20% प्लाज्मा होगा। आईसीएफ का क्या मतलब होता है? इंट्रासेलुलर, यानी कि वह तरल जो कोशिका के अंदर पाया जाता है,
और ईसीएफ मतलब वह तरल जो कोशिका के बाहर पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक इंट्रा कहेंगे, एक एक्स्ट्रा कहेंगे, एक इंट्रा एक एक्स्ट्रा। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अभी हम बताया कि शरीर में पानी है 60%। पानी कितना है? 60%। अब पानी लॉस किन किन तरीका से होगा? तो पहला बताया स्वेटिंग से हो सकता है, जिसको बोलते हैं पसीना। दूसरा यूरिनेशन यानी कि मूत्रन से हो सकता है। और तीसरा ब्रीदिंग यानी कि जब सांस छोड़ते हैं यानी कि वाष्प के जरिए रिलीज होगा। स्वेटिंग मतलब गर्मी में पसीना के रूप में पानी बाहर निकलता है। यूरिनेशन मतलब मूत्र के माध्यम से निकलता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है। और इन सभी तरीका से शरीर में से पानी लॉस हो गया। अब जब पानी लॉस हो गएगा तो देखो क्या लिखा हो कि जब शरीर से फ्लूइड कम होता है तो वाटर लेवल घटता है, और वाटर लेवल घटेगा तो होम्योस्टेसिस बिगड़ेगा। होम्योस्टेसिस बिगड़ेगा मतलब शरीर की आंतरिक अवस्था बिगड़ जाएगा। अब बिगड़ेगा यानी कि पानी घटा तो पानी को पकड़ेगा कौन? कि भाई हमारे शरीर में से पानी के कमी हो गया। तो पानी को शरीर में से कमी होगा तो उसको बताएगा ओस्मो रिसेप्टर। ओस्मो मतलब वही बताया था वाटर, और रिसेप्टर मतलब रिसेप्ट करने वाला कि शरीर में से पानी के कमी हो गया। तो यह सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो शरीर में पानी और घुलनशील पदार्थों के स्तर को बदलाव को पहचानते हैं। यानी कि शरीर में से जैसे ही पानी के कमी हुआ या कुछ आयंस का कमी हुआ तो ये पकड़ लिया कि भाई शरीर में से पानी की कमी हो गई हो, हमको बैलेंस करो, यानी कि जितना शरीर मांगता है उतना हमको दो, तो ये पकड़ लेगा। अब बताओ अगर पानी की कमी हो रहा तो रेगुलेट कौन कर रहा था? ओस्मो रेगुलेशन। तो कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज भी आता है, शरीर में हार्मोन आता है, तो उसको हम एक चीज के जरिए बताते हैं। जैसे देखो एडीएच हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, अगला टॉपिक है ऐसे एडीएच। अगला टॉपिक क्या है? एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। देखो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या है? अगर किसी कारण बस व्यक्ति को नॉर्मल पेशाब से ज्यादा पेशाब हो रहा है, मान लो कि दिन में नॉर्मल 3 या 4 5 बार जाता है, वो व्यक्ति अगर 20 बार जाने लगे तो कुछ तो भाई दिक्कत है। अब 20 बार जा क्यों रहा है? 20 बार जा क्यों रहा है? तो सर ज्यादा मूत्र बन रहा होगा तो निकालना जरूरी है ना। मूत्र ज्यादा बनेगा तो पेशाब भी ज्यादा करेगा, तो मूत्र ज्यादा बनेगा तो उसको रोकने के लिए कुछ हार्मोन आएगा, तो उसको हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक। क्या कहते हैं? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब होता है विरोध करना, और ड्यूरेसिस मतलब होता है पेशाब की अधिक मात्रा, यानी कि तुम कुछ पेशाब ज्यादा ही कर रहे हो। जनरल भाषा में बोले तो 1.5 लीटर एक दिन में हमको निकालना था पर डे, तुम निकाल रहे हो 2.5 लीटर या 3 लीटर निकाल रहे हो, डायरेक्ट दुगना निकाल रहे हो। तो शरीर के लिए तो भाई कुछ ही अच्छा चीज नहीं है। तो शरीर पकड़ लिया कि पानी हमारे शरीर में से ज्यादा हो रहा है, तो निकाला एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो देखो कैसे होता है, पानी निकल रहा है ज्यादा, शरीर में से पानी के लॉस हो गया, ओस्मो रिसेप्टर पकड़ लिया। ओस्मो रिसेप्टर क्या हुआ? पकड़ लिया। तो देखो होगा का स्टेप बाय स्टेप एकदम लाइनिंग ऐसा लिखे कि मतलब समझ में आ जाए। तो मूत्र ज्यादा कर रहे हैं तो शरीर में से बॉडी फ्लूइड डिक्रीज करेगा। सिंपल कहने का मतलब कि वाटर लेवल शरीर में से हट गया। वाटर लेवल घटा तो कौन पकड़ा? तो सर ओस्मो रिसेप्टर है जो पकड़ लेता है। तो ओस्मो रिसेप्टर एक संकेत उत्पन्न होगा, जैसे पानी कम हुआ तो संकेत उत्पन्न होगा ना कि भाई शरीर में से पानी की कमी हुआ, तो पकड़ा ओस्मो रिसेप्टर, कहा कि अरे शरीरवा में से पनिया कम गलू। ये ओस्मो रिसेप्टर पकड़ लिया कि पानी का हो गया, कम हो गया। तो इसका तो काम है पकड़ा, तो भाई सिग्नल तो अगला आदमी को देगा ना, कि छोड़ देगा ऐसी, क्योंकि शरीर कहता है कि हमारा आंतरिक स्थिति मेंटेन होना चाहिए। तो ओस्मो रिसेप्टर गया ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास गया? ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस सिग्नल भेज दिया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। किसके पास भेजा? देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को संदेश भेजा जाता है, यानी कि ओस्मो रिसेप्टर गया ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस कहा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एक एजेंट लेके गया एडीएच।
कहा कि जाओ तुम संभार लो, जाओ तुम संभारो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक एजेंट भेजा, इस एजेंट का नाम है एडीएच। तो एडीएच को हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब जैसे एजेंट, तो एजेंट कहां गया, एजेंट गया कलेक्टिंग डक्ट के पास। एजेंट किसके पास गया, कलेक्टिंग डक्ट के पास गया। अभी जैसे कलेक्टिंग डक्ट के पास गया तो कलेक्टिंग डक्ट से तो सब सारा पानी निकल रहा था, फाइनल वहीं से निकल रहा था, उसमें से पानी खींच लिया, करा के ज्यादा पानी निकल रहा है, तुमको पानी तुम में से खींच लेते। अब पानी खींच के भेज दिया ब्लड में। जैसे देखो पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे था स्ट्रक्चर, ऐसे था। इसको बोलते हैं डीसीटी, ये था पीसीटी, और ये था लूप्स ऑफ फिनले, और ये था कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या था, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां से निकल रहा है यूरिन, तो एडीएच यहीं पे गया। एडीएच कहाँ गया, यहाँ पे गया। क्या अच्छा, यहाँ से तुम निकल रहा है ज्यादा पानी, यहाँ से पानी खींच लिया, रीऑब्जर्व करके फिर से कहाँ भेज दिया, ब्लड में भेज दिया, और फिर से रीऑब्जर्व कर दिया। और यूरिन में से तुम पानी निकाल रहे हो, तो यूरिन में से पानी निकाल रहे हो तो यूरिन का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो देखो यूरिन कम और कंसंट्रेट हो जाता है, और वाटर लेवल जो पानी निकाल के भेजा था रीस्टोर भी हो जाएगा। तो एडीएच का काम समझ में आ गया कि सर हम पेशाब ज्यादा करेंगे तो पानी घटेगा, पानी घटेगा तो ओस्मो रिसेप्टर पकड़ लिया कि शरीर में पानी की कमी हो गया, ओस्मो रिसेप्टर चल गया ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा कि तुम कुछ करो, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एक एजेंट भेजा, एजेंट का नाम है एडीएच, जिसको हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन गया नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट के पास, और कलेक्टिंग डक्ट जैसे हुआ तो कलेक्टिंग डक्ट जाके वहां से पानी को क्या कर लिया, खींच लिया, और कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यही चीज यहाँ पे बाबू लिखा हुआ है, एंटी ड्यूरेटिक के बारे में लिखा हुआ है कि एडीएच जो है हाइपोथैलेमस से होते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच निकाला, एडीएच जाकर किडनी के कलेक्टिंग डक्ट के पास गया, वाटर को क्या कर लिया, वाटर को क्या किया, रीऑब्जर्व कर लिया, H2O को रीऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व किया। समझ में आ गया एडीएच क्या है, एकदम सिंपल भाषा में। अब अगला टॉपिक है रास, एंजियोटेंसिन। क्या है, एंजियोटेंसिन हार्मोन। अगला टॉपिक है आपको रास। तो रास का पहले फुल फॉर्म समझो। आर मतलब होता है रेनिन, आर मतलब रेनिन। ए मतलब होता है एंजियोटेंसिन, ए मतलब एंजियोटेंसिन। अगला ए मतलब क्या होता है, एल्डेस्ट्रॉन। और एस मतलब होता है सिस्टम, एस मतलब क्या होता है, सिस्टम। तो पूरा नाम याद हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डेस्ट्रॉन सिस्टम, नाम याद हो गया। सर रास का पूरा नाम होगा रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन। अब देखो कहानी कैसे शुरू होता है। मान लो कि किसी व्यक्ति को बीपी घट गया, किसी व्यक्ति, कोई मान लो कि हम ही हैं, मेरा बीपी घट गया, बीपी किसी कारणवश घट गया, तो शरीर क्या कहेगा, होम्योस्टेसिस क्या कह रहा था कि शरीर का आंतरिक स्थिति बैलेंस होनी चाहिए। तो कहेगा देखो नॉर्मल बीपी होता है बाबू 120/80 mmHg, mmHg नॉर्मल इतना होता है। बीपी घट गया हमको, यानी कि 120/80 तो है नहीं, घट गया है। तो घट गया है तो शरीर क्या कहेगा कि हमको नॉर्मल चाहिए, क्या कहा, नॉर्मल चेक कहा। तो शरीर में से अपना ब्लड वेसल कहो या हार्ट कहो, दौड़ते हुए कहा गया किडनी के पास कि भैया हमको कुछ मदद करो कि शरीर का बीपी घट गया है, शरीर हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हार्ट मान लो कि हट गया, हट या मान लो कि कोई चीज गया किडनी के पास गया,
किडनी के पास गया कि भाई कुछ करो, शरीर का बीपी घट गया है। तो किडनी कहा कि हमसे जितना मदद होगा हम उतना करेंगे। तो पूछा कि भाई तुम क्या कर सकते हो? तो किडनी कहा कि हम तुमको रेनिन निकाल के दे सकते हैं। अब तुम देखो, अगर रेनिन से बीपी बढ़ जाए तो सही है ना, तो फिर अगला ऑर्गन से अपना मदद मांगो। तो हट कहा कि चलो भाई तुम जितना मदद कर सकते हो करो। तो रेनिन निकाला, तो रेनिन से देखा कि बीपी नहीं बढ़ा। तो सोचा कि भाई अगला कुछ और स्टेप करना चाहिए। तो ये दौड़ के गया लीवर के पास, कहा कि भाई तुम कुछ करो, तुम भी तो हमारे शरीर का ही हिस्सा हो, अगर बीपी घट जाएगा तो तुम्हारे लिए भी नुकसान है। तो कहा कि भाई हमसे भी जितना योगदान बनेगा हम भी उतना ही करेंगे। तो कहा कि हम तुमको एंजियोटेंसिनोजन निकाल के दे रहे हैं, लेकिन एक बात कहा कि भाई हम जो दे रहे हैं वो काम लायक नहीं है, ये है इनएक्टिव। क्या है? इनएक्टिव। क्या है? इनएक्टिव। कहा कि काम लायक है, ये नहीं है। तो एक बात कहा, निकाल रहा था, तो जब कहा कि जो किडनी तुमको जो रेनिन दिया था ना, उससे तू हम जो दे रहे हैं उसको काम लायक बना सकते हो। तो कहा कि ठीक है तुम दो। तो लीवर दिया एंजियोटेंसिनोजन और किडनी दिया था रेनिन। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करके कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। अब जैसे एंजियोटेंसिन 1 में हुआ तो थोड़ा मोड़ा खुश हुआ कि अब का बीपी बढ़ जाए। तो फिर भी देखा कि बीपी नहीं बढ़ा, फिर भी बीपी नहीं बढ़ा। तो उसके बाद अब क्या करे? तो अब गया दौड़ते हुए लंग्स के पास कि भाई तुम कुछ करो, तुम ही एक अंतिम सहारा हो, तुम कुछ करो। तो तुम कुछ करो, तो ई गया लंग्स के पास। तो लंग्स भी कहा कि हम भी चलो कुछ कर देते हैं। तो ई निकाला एसीए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ई जैसी निकाला तो ई चल गया एंजियोटेंसिन 1 पहले से बनल था, तो ई कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब सोचा कि ये तो कुछ करता होगा, ये तो कर देगा हमको। एंजियोटेंसिन 1 काम लायक इसका हो गया। एंजियोटेंसिन 1 गया ब्लड वेसल को और ब्लड वेसल को चाप दिया इसे। जैसी चापा ब्लड बीपी बढ़ गया। तो ये क्या किया कि वैसो कॉन्ट्रिक्शन किया, कि ब्लड वेसल को चापा जैसी बीपी बढ़ गया। अब ये एक और काम कर रहा था कि तब जब ये जा रहा था ना, देखो जब ये जा रहा था बीपी बढ़ाने, तो ये है थोड़ा सा नटखट है, ये एड्रिनल ग्लैंड को एक थाप मार दिया कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा शरीर में पानी के भी कमी हो है, NaCl के भी कमी हो है। तो ये जब जा रहा था बीपी बढ़ाने, तो इधर एड्रिनल ग्लैंड को एक झप मार दिया कि जगो शरीर में NaCl H2O के कमी हो है। तो एड्रिनल ग्लैंड को जैसे मारा, ई निकाल दिया एल्डोस्टेरोन। क्या निकाला? एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन जैसी निकला, ई जाके शरीर में से किडनी में से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O को क्या कर लिया? रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो शरीर में हर एक चीज बैलेंस हो गया। समझ में आ गया क्या है? हाँ सर, जब बीपी घट जाएगा तो दौड़ते हुए जाएगा किडनी के पास, किडनी निकालेगा रेनिन जितना होगा, फिर लिवर निकालेगा एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा एसी के मदद से। ये जाके वैसो कॉन्ट्रैक्शन है, ब्लड वेसल को चाप दिया। जब जा रहा था तो एड्रिनल ग्लैंड को एक थप मार दिया था, तो ये भी एल्डोस्टेरोन निकाला, एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किया। अब देखो, ये हम जितना चीज पढ़ाए इस सबको देखो एकदम लिख दिए। तो पहले बताएंगे कि कब होता है, कब होगा। तो जब किसी कारणवश ब्लड प्रेशर कम हो जाए, सोडियम की मात्रा कम हो जाए, GFR की वैल्यू घट जाए, तब यह किडनी में मौजूद, तब यह मतलब रास एक्टिव होता है। अब एक्टिव होगा तो क्या क्या करेगा? क्या वही जो काम है सो करेगा। क्या करेगा? रेनिन एंजियोटेंसिन, यह एक हार्मोनल है जो शरीर में ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, सोडियम को क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी कि घट जाए बढ़ जाए। अब देखो, जितना भी चीज पढ़ा है एकदम लाइन बाय लाइन से लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप हम क्या बताए कि सर रेनिन रिलीज होगा, कौन रिलीज करेगा? किडनी रिलीज करेगा। JGA किडनी में है,
जो रेनिन नामक एंजाइम रिलीज होता है, या रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को जो लीवर द्वारा निकाला गया था एक प्रोटीन था, बदलकर एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, यानी कि लंग्स में मौजूद एसीए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से 1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 में। अब 2 बन रहा है तो 2 कर क्या रहा है, जो 2 बन रहा है 2 कर क्या रहा है, तो 2 का काम देखो। 2 कर रहा है ब्लड वेसल को संकुचन कर रहा है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन है जिससे बीपी बढ़ जाता है। दूसरा एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है, बताते कि एक झप जाके मार दिया तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को, पानी को रीअब्जॉर्ब कराता है, और एडीएच रिलीज में भी क्या करता है, मदद करता है। समझ में आ गया कि किसी को कोई दिक्कत। अब इसके अपोजिट एक और चीज होता है, तो सर एक और चीज का होता है, तो एक और चीज होता है ANF। ANF पूरा नाम एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। अब देखो, जब बीपी घट रहा था तो रास एक्टिव हो रहा था, रास एक्टिव हो रहा था, तो जब बीपी बढ़ जाए तो ANF एक्टिव होगा, यानी कि कह सकते हैं कि रास के जस्ट अपोजिट है। यानी कि देखो क्या है, कब रिलीज होता है, जब हाई बीपी होता है या हाई ब्लड वॉल्यूम की स्थिति में होता है। रिलीज कहां से होता है, यह एक हार्मोन है जो हार्ट के एट्रिया के अपर चैम्बर से रिलीज होता है। एट्रिया में 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दोनों वाला से होता है। जब बीपी बढ़ा तो हट जो था खिंचाव हुआ, तो जैसे खिंचाव हुआ तो उससे निकल गया ANF, और ANF क्या करेगा, बस वही जो बीपी बढ़ल था उसको क्या कर देगा, घटा देगा। तो ANF का काम देखो क्या करेगा, सबसे पहले ब्लड प्रेशर को घटाएगा, ब्लड प्रेशर क्या करेगा, घटाएगा। और रास बढ़ा रहा था तो इसको रोकेगा कि भाई तुम रोको, हम घटा रहे तुम बढ़ा रहे, तो इसको कहेगा कि तुम रुको, तुम अभी काम मत करो, हमको पहले नॉर्मल हो जाने दो। समझ में आ गया। चलो अब अगला टॉपिक है मूत्र त्याग की प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन या माइक्चुरेशन, जो भी बोलो। तो माइक्चुरेशन कहाँ से होगा, तो सर यूरिनरी ब्लैडर में तो जामा है तो वहीं से तो निकलेगा। तो मैक्चुरेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलता है, निकाला जाता है। मैक्चुरेशन एक रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे अगर हमको सुसु लगा तो सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास सिग्नल गया तो क्या डायरेक्ट पेट में सुसु कर दें, तो सर नहीं, ये कंट्रोल करेगा, देखेगा कि कहाँ पे खड़ा है, तो 2 जगह से कंट्रोल होगा। तो देखो स्टेप क्या होता है, सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर को भरना चाहिए, एक लिमिट तक भरेगा तो ब्लैडर में स्ट्रेच होगा, यानी कि खिंचाव होगा। जैसे खिंचाव होगा सिग्नल चल गया ब्रेन के पास। सिग्नल किसके पास गया, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जाएगा तो बताए थे कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक इमरजेंसी में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स ब्लैडर के मांसपेशियों का क्या करेगा, संकुचित यानी संकुचित करेगा, यानी कि ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को इसे चापेगा, चाप लिख लो, और चापेगा तो जैसे इंटरनल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब देखो एक्सटर्नल खुलना बाकी है, एक्सटर्नल खुल जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो जब व्यक्ति तैयार होता है मतलब तैयार है, यानी कि पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए, क्लास में नहीं होना चाहिए, चाहे ऐसा जगह हो जहाँ पे मतलब उसका इज्जत जाने का सवाल हो। तो मान लो कि टॉयलेट में, तो जब तैयार होने का मतलब यानी कि टॉयलेट बाथरूम में हो या खाली जगह पर हो, तो जब तैयार होगा तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जब खुलेगा तो यूरिन क्या कर जाएगा, बाहर निकलेगा। जहां बाहर निकलेगा तो इसी को क्या बोले, मिक्चुरेशन बोले। क्या बोले, मिक्चुरेशन। सर सिंपल वर्ड में मिक्चुरेशन मतलब पेशाब करना, सुसु करना। सर कैसे होगा, मूत्राशय भरेगा तो मूत्राशय फैलेगा तो सिग्नल चल गया ब्रेन के पास, ब्रेन अपना सिग्नल भेजेगा नीचे यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर को इसे चापेगा, लिख लो,
निकलेगा तो इंटरनल स्फिंक्टर खुल जाएगा। अब खुलना एक्सटर्नल को, तो एक्सटर्नल जब खुलेगा जब व्यक्ति तैयार होगा, यानी कि चैन खोल के अपना तैयार होगा सुसु करने के लिए। चलो, अब जब सुसु किया तो यूरिन के बारे में कुछ जान लो। बताए थे कि यूरिन 1 से 1.5 लीटर निकलता है। कितना निकलता है? 1 से 1.5 लीटर निकलता है एक दिन में। औसतन उसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया होगा। कलर उसका पीला होता है। पीएच वैल्यू उसका 6 होता है, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक होता है। एसिड होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड। कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा ऑर्डर भी होता है, यानी कि गंध भी होता है। क्या होता है? जनरल चीजें आपको याद करने वाला। अब किडनी के अलावा और कौन कौन सा ऑर्गन है जो निकाल सकता है? तो सर लंग्स भी तो है जो CO2 निकालता है। तो पहला चीज आएगा लंग्स। लंग्स निकालता है CO2। 1 मिनट में 200 ml निकालता है, तो एक दिन में हम देखें तो 18 लीटर निकालता है। और जब जब सांस छोड़ते हैं तो कुछ मात्रा में हम वाष्प भी निकालते हैं, जिसको पानी कहते हैं। ये तो सर निकाल दिया। स्किन भी निकालता है। तो सर स्किन, जिसको स्किन में पाया जाता है स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड निकालता है पसीना। क्या निकालता है? पसीना। पसीना से काम होता है कि यह कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाएगा? यह कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा। यह कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा। और दूसरा NaCl निकालेगा। नमक शर्ट पर काला काला व्हाइट हो जाता है। अब इसमें पाया जाता है सेबेसियस ग्लैंड। यह तेलीय चीज निकालता है। शरीर से ऑयली चीज निकालता है। कौन निकालता है? तेलीय। सीबम में होता है एस्टेरॉल, होता है हाइड्रोकार्बन, और वैक्स होता है। इससे एक फायदा होता है कि शरीर लचीलापन हो जाता है, मतलब शरीर में खिंचाव रहता है, ताकि शरीर का स्किन का नुकसान ना होकर प्रोटेक्शन देता है। ये सब चीज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लीवर के बारे में बताया कि बाइल्स निकालता है। बाइल्स से होता है कि अब बिलिरुबिन भी निकालता है, कोलेस्ट्रॉल भी निकालता है, और ड्रग्स भी निकालता है। समझ में आ गया? ये सब चीज आपको थोड़ा मोड़ा याद करना पड़ेगा। उसके बाद आया भैया डिसऑर्डर। उसके बाद क्या आया? डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर में हम आपको सबसे पहले देखते हैं रीनल फेल्यूर या किडनी फेल्यूर, यानी कि किडनी आपको फेल हो गया किसी कारण, बस किसी का किडनी क्या हो गया? फेल हो गया। तो किडनी फेल भी 2-3 तरीका से होगा। या तो अचानक की किडनी फेल हो गया, या धीरे धीरे फेल हुआ। तो अचानक फेल होगा तो उसको हम बोलेंगे, अचानक अगर फेल होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट रीनल फेल्यूर, ARF, यानी कि यह अचानक होता है। जैसे किसी व्यक्ति को मान लो कि दुर्घटना हो गया, किसी का ज्यादा ब्लड फ्लो हो गया, रक्तस्राव हो गया, दवा का असर हो गया, ऐसा दवा खा लिया कि किडनी फेल हो गया, संक्रमण हो गया, किसी का इन्फेक्शन धर लिया, किडनी खराब हो गया, तो इसी को हम कहते हैं एक्यूट रीनल। एक क्रोनिक कहते हैं, क्रोनिक यानी कि धीरे धीरे फेल हो रहा है। तो धीरे धीरे फेल होगा तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक, यानी कि धीरे धीरे। ये भी डायबिटीज, जिसको शुगर हो गया, हाई BP, या किडनी में इन्फेक्शन हो गया, इस सब वजह से किडनी फेल हो सकता है। अब जब किडनी फेल हो गया तो हम बताएंगे कि कैसे किडनी ठीक कर सकते हैं, क्या उपाय है। अब है अगला टॉपिक है, इसमें अगला डिसऑर्डर है यूरेमिया। तो यूरेमिया हम उसको कहते हैं कि जब किडनी सही से काम ना करेगा, तो अभी बताया कि यूरिन में होता है यूरिया होता है। तो जब किडनी सही से काम नहीं करेगा तो यूरिया भी प्रॉपर नहीं निकल पाएगा। तो यूरिया शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, और यह रक्त में जमा हो जाता है, क्योंकि ब्लड को ही तो फिल्टर करके कर रहा है। और जब किडनी काम नहीं कर रहा है तो यूरिया निकलेगा नहीं, और जब निकलेगा नहीं तो ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो इसी को हम कहेंगे यूरेमिया। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे यूरेमिया। देखो कि इतना किडनी हंसता खेलता था, जैसे यूरिया का लेवल बढ़ गया, मुंह उरुआ जैसा कर लिया, मुंह का कर लिया, बिगाड़ दिया, बेचारा दुखी हो गया। अब अगला टॉपिक है पथरी। पथरी पढ़ा है, किडनी स्टोन गांव में पढ़ा होगा, जो फलानवा के किडनी हुई है। तो देखो किडनी क्या है, किडनी भले किडनी स्टोन क्या है? किडनी में बना हुआ एक अघुलनशील क्रिस्टलाइज साल्ट का जमाव होता है। मतलब कोई ऐसे पत्थर तो नहीं खा लिया कि जाके किडनी में जमा हो गया, ऐसा तो कोई चीज नहीं ना होता है। तो कुछ ऐसा चीज होता है जो शरीर में जम जाता है, जो अघुलनशील होता है, जो शरीर से नहीं निकल सकता है, उसी को हम कहते हैं किडनी स्टोन।
या आमतौर पर गुर्दों की पथरी भी कहा जाता है, गुर्दे की पथरी का कहा जाता है। कैसे बनता है यानी कि किससे बनता है जनरली? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनेगा, फॉस्फेट से बनेगा और यूरिक एसिड से बनेगा। सर कैसे बनेगा? कह रहे हैं कि पत्थर खा ही ना रहा है तो ये सबसे कैसे बन गया? देखो, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पानी, पहले कम पानी पी रहा है, कोई व्यक्ति कम पानी पी रहा है, कम पानी पीने से ज्यादा देर तक पेशाब रोक रहा है, ज्यादा देर तक पेशाब रोकेगा तो उससे भी हो सकता है। अब इन सब से क्या होता है कि जब कम पानी पी रहा है, पेशाब रोक ले रहा है, तो यूरिन ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, और ज्यादा कंसंट्रेट होता है तो ये सब जो निकलने वाला चीज है ये सब चिपक जाता है आपस में, और चिपक जाता है तो इसी से क्या हो जाता है? पथरी हो जाता है। सिम्टम क्या है कि सर, तो बुखार लग जाएगा, फीवर हो जाएगा, बैक पेन होगा, डिजीनेस होगा सर, ब्लड इन यूरिन, पेशाब में आपको खून आ रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, स्टोमक पेन, ये सब आपको सिम्टम है। समझ में आया किडनी स्टोन क्या है? चलो अब इसका ट्रीटमेंट भी देखो भाई क्या है। बताया पानी पीने से, तो पहले तो पानी पियो भर पेट, पानी पियो भर पेट, 1 बाल्टी पी जाओ, पानी पियो। अगर लार्ज है तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा, किडनी बड़ा हो गया तो आपको सर्जरी से हटाना पड़ेगा। छोटा है तो एक अल्ट्रासाउंड वेव भी दे सकते हो, हम आपको इसका एनिमेशन दिखा देंगे। कुछ पाइप के जरिए भी है कि पाइप के जरिए डाल के निकाल दिए, और एक सर्जरी। अब देखो किडनी स्टोन को हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले पूरा डिसऑर्डर खत्म कर दें? नहीं, देख लो पहले एनिमेशन देख लो, हम तुमको एनिमेशन दिखा दे रहे हैं। देखो ये एनिमेशन, देखो एनिमेशन, देखो अल्ट्रासाउंड वेव कैसे देंगे है। यहां से पहले डिटेक्ट कर लेगा कि कहां पे है, डिटेक्ट कर लिया, देखो डिटेक्ट कर लेगा, तब डिटेक्ट कर लिया कि किडनी मान लो कि यहाँ पे, तो अल्ट्रासाउंड शॉक डालेगा, डालेगा तो ये टूट जाएगा, देखो टूट गया। अब टूट गया, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से होते देखो आ रहा बाहर निकल गया। समझ में आ गया? एक बताया था कि पाइप के जरिए, तो पाइप ऐसे डाला और उसको तोड़ के और निकाल दिया, डालते हुए लेके गया, मारा टूट गया, छेद किया, ड्रिल किया और तोड़ दिया, ऐसे मारा, इसको तोड़ दिया। तो ऐसे ही तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? चलो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला डिसऑर्डर आपको है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है। ग्लोमेरुलाई के अंदर फिल्टरिंग कैपिलरी में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है, यानी कि इसमें सूजन आ जाएगा, तो इसी को कहेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद है कीटोन यूरिया, यानी कि यूरिन में कीटोन बॉडीज मिलेगा, कीटोन यूरिया। जब कीटोन बॉडीज मिलते हैं यूरिन में तो उसको कीटोन यूरिया कहते हैं। कैसे होता है? इसमें क्या क्या होता है कीटोन बॉडीज में? एसिटा एसिटेट होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट होगा और एसीटोन होगा। सारी कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति ज्यादा दिन तक भूखा, मतलब फास्टिंग कर रहा है तो खाना नहीं खा रहा कार्बोहाइड्रेट वाला चीज, तो सर कार्बोहाइड्रेट वाला चीज नहीं खाएगा तो उसको जो फैट है, चर्बी है, वो यूज होगा, और जब वही यूज होता है तो उसी के दौरान कीटोन बॉडीज बन जाता है, यानी कि फैट मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो एनर्जी के लिए फैट को क्या करते हैं? बर्न करता है, यानी कि जलाता है। अगला है ग्लाइकोस यूरिया, यानी कि मधुमेह, चीनिया रोग जिसको कहते हैं। चीनिया रोग में ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है या यूरिन में निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज। यानी कि जब ग्लूकोज, यानी कि क्या है? जब ग्लूकोज मूत्र में पाया जाता है तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोस यूरिया कहेंगे। सब याद करना। अब अंतिम और इंपॉर्टेंट है हेमोडायलिसिस। डिसऑर्डर में हम पहला आपको बताए थे किडनी फेल्यूर, किडनी पहिया फेल हो गया। किडनी फेल हो गया तो कुछ तो उपाय होना चाहिए आदमी को जीना। एक तो थोड़ी हो कि एक अंग हो गया तो आदमी मर ही जाएगा, उसको तो जीना है।
उसी को हम कहते हैं हेमोडायलिसिस, यानी कि ब्लड को फिल्टर करना। डायलिसिस मतलब होता है आर्टिफिशियल किडनी द्वारा हम नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इस सबको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम डायलिसिस करते हैं। इस डायलिसिस में क्या, देखो पहले हम रियली में देखाते हैं। देखो इस व्यक्ति के हाथ में आपको दो पाइप दिखाई दे रहा होगा, दो पाइप, एक से ब्लड निकल रहा होगा और मशीन में जा रहा होगा, दूसरा से साफ होकर आ रहा है। मतलब एगो से पहले ब्लड निकाल के मशीन में भेज दिए और फिर साफ हो गया तो फिर से ब्लड इसमें भेज दिए, क्या हो गया, इसमें भेज दिए। इसी में होता है। तो देखो पहले इसमें होगा क्या, इमेज से देख लो। गया डॉक्टर साहब के पास कि सर हमको किडनी फेल हो गया, हमको ब्लड को फिल्टर कीजिए। तो कहा कि लाओ हाथ लाओ, तो लाओ हाथ, यहाँ से ब्लड निकाला तो ब्लड आर्टरी में इसे घोंपा पाइप और ब्लड निकाल लिया। तो पहला ब्लड किससे निकालेगा, तो आर्टरी से निकालेगा। किससे निकालेगा, आर्टरी से। यहाँ से ब्लड निकाला, ब्लड निकाल के इसका प्रेशर माप लिया कि कितना प्रेशर से ब्लड आया, फिर पंप किया और जोर से पंप किया। और ब्लड इस मशीन में भेजने से पहले इसमें हिपारिन मिला दिया। तो सर हिपारिन क्यों मिला है, तो हिपारिन होता है एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट मिलाने से फायदा हो कि ब्लड जमेगा नहीं, ब्लड जमेगा नहीं। तो यहाँ से ब्लड गया इसमें और भेज दिया डायलाइजर में। किसमें भेजा, डायलाइजर। तो सर डायलाइजर क्या है, तो डायलाइजर जिसमें ब्लड साफ होगा उसको हम डायलाइजर कहते हैं। मशीन है जिसमें ब्लड साफ होगा, इसको क्या कहेंगे, डायलाइजर। अब यहाँ से साफ हो गया तो फिर इसमें लाया और फिर ब्लड को नापा, फिर इसमें से हवा निकाल लिया, फिर से ब्लड किसमें भेज दिया, हाथ में। सर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो। हाथ से आर्टरी से ब्लड निकाला, ब्लड निकाल के यहाँ से लाया, प्रेशर नाप लिया ब्लड का, फिर ब्लड को भेजा ऊपरे। ब्लड मशीन में भेजने से पहले हिपारिन मिला दिया। हिपारिन इसलिए मिलाया ताकि ब्लड जमे नहीं, क्योंकि ब्लड को फिल्टर करने में समय लगेगा। जिस मशीन में फिल्टर हो रहा है उसको हम डायलाइजर कर रहे हैं। यहाँ से ब्लड साफ हो गया तो फिर से भेज दिए साफ होने के लिए हाथ में, ब्लड में हाथ में भेज दिए। भेजने से पहले फिर से प्रेशर नाप लिए और जो हवा था उसको हवा क्या कर दिए, निकाल दिए। तो इसी बात को लिखा हुआ है, देखो इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायलाइजिंग एक प्रक्रिया है जिसमें रक्त को शरीर से बाहर निकालकर एक विशेष मशीन जिसको डायलाइजर कहते हैं भेजा जाता है। वहां से नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे यूरिया और क्रिएटिन को फिल्टर किया जाता है और फिर साफ रक्त को शरीर में भेज दिया जाता है। अब डायलिसिस में दो प्रक्रिया मतलब दो मेन यूनिट होता है। डायलिसिस प्रक्रिया में दो मेन यूनिट होता है। एक जिसमें ब्लड फिल्टर होता है जिसको डायलाइजर कहते हैं, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। एक डायलाइजिंग फ्लूइड रहता है कि डायलाइजर में जो फ्लूइड डाला हुआ है उसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। तो चैप्टर आपको हो गया खत्म, चैप्टर हो गया खत्म। कहिएगा तो इस चैप्टर का हम आपको रिवीजन भी करवा देंगे। तो रिवीजन के तौर पर भी देख लीजिए कि हम इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाए थे। समरी देखिए पहला हम क्या बताए थे, होम्योस्टेसिस बताए थे। फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट बताया कि अमोनिया निकालेंगे, यूरिया निकालेंगे, यूरिक एसिड ज्यादा टॉक्सिक है तो ज्यादा पानी निकलेगा। मोड ऑफ एक्सक्रीशन बताया, गुआनोटेलिज्म, एमिनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म और इरियोटेलिज्म। उसके बाद समरी बताया कि किसमें कौन कौन सा पाया जाता है। ये सब ग्रीन ग्लैंड्स पाया जाता है प्रॉन्स में, ह्यूमन में किडनी, कॉकरोच में मालपिगियन, अर्थवर्म में नेफ्रेटिया और प्रोटोनेफ्रेटिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स और फ्लेम सेल में ह्यूमन एस्केरेटी सिस्टम बताया कि किडनी है जो पाइप आ रहा है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। उसके बाद हम आपको समरी नेफ्रॉन के बारे में बताया। तो नेफ्रॉन के बारे में बताया तो ये वाला हिस्सा वासा रेक्टा नहीं लिखा हुआ है, वासा रेक्टा है। इसको हम कहते हैं एफरेंट जा रहा है तो इफरेंट, बीच वाला ग्लोमेरुलस ये है बोमेस कैप्सूल, ये है बोमेस कैप्सूल, ये क्या है बोमेस कैप्सूल है। तो उसके बाद ही हम आपको इसमें मैं बताए थे कलेक्टिंग डक्ट बताया, डिजिटल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब, पीसीटी बताया और पेरीट्यूबुलर बताया, ये वासा रेक्टा था। उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्प्शन और सिक्रेशन बताया।
रास बताया मैकेनिज्म कि किडनी से रेनिन निकला, रेनिन क्या किया कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड को किया तो एल्डोस्टेरोन निकला। इसका काम था वैसोकॉन्ट्रिक्शन। समझ में आ गया। मेचुरेशन बताया कि क्या क्या कैसे होता है। उसके बाद बताया कि किडनी के अलावा और कौन सा ऑर्गन है जिससे निकल सकता है। तो इतना ही तक था। ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आप जहां से भी क्वेश्चन लगा लीजिए, खास करके आप नीट से लगा लीजिए क्वेश्चन, या बोर्ड में आपको जो एनसीईआरटी में पीछे बैक एक्सरसाइज दिया हुआ है सब आपको क्वेश्चन बन जाएगा। और अगला लेक्चर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो थैंक यू। और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि और भी लेक्चर आपको इस चैनल पर रेगुलर मिलेगा। जैसे मैथ का कैलकुलस वाला पार्ट चल रहा है, और आज से आपको केमिस्ट्री का भी पीरियोडिक टेबल का नया लेक्चर आएगा। तो थैंक यू, बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।